नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रामनगर के सुंदर खाल गांव से ढिकलू स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जा रहे स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को एक तेज रफ्तार वैगनार कार ने गर्जिया मंदिर के पास जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में ऑटो में सवार 8 स्कूली बच्चों सहित ड्राइवर और एक बुजुर्ग यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना उस समय हुई जब टेम्पो चालक बच्चों को लेकर सुंदरखाल से ढिकुली के जीआईसी इंटर कॉलेज की ओर जा रहा था। तभी गर्जिया मंदिर के पास विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही वैगनार कार ने रॉन्ग साइड से टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो सड़क किनारे कच्चे रास्ते में जा घुसा और उसमें सवार बच्चे जोर से झटके खाकर इधर उधर गिर गए। घायलों में शामिल बच्चों ने बताया कि वे रोज की तरह स्कूल जा रहे थे, तभी अचानक एक कार ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। वो बहुत तेजी से आ रही थी और रॉन्ग साइड में चल रही थी। हमें कुछ समझ में आता उससे पहले ही झटका लगा और हम घायल हो गए। मैं सुंदरखाल से नीचे स्कूल तक जा रहा था बच्चों को लेके, तो उसमें 6-7 बच्चे जो भी बैठे हुए थे, तो रॉन्ग साइड से गाड़ी आई जिसमें कि ये 6-7 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक बंदा वीडियो बनाता हुआ मतलब ड्राइवर सीट से वीडियो बना रहा था रॉन्ग साइड पे। तो मेरे को कि बहुत साइड से वो करके फिर मैं रॉन्ग साइड से अपना कच्चे में उतारने के बाद भी उन्होंने मेरी गाड़ी सीधे ठोक दी। हमने सुना कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया और ये ड्राइवर ने हमारे आगे गए टेम्पो वाले हमारे गांव के थे, उनको इसने पत्थर मार रखा है। हम लोग आए, हमारे बच्चे आए, उनको इसने थप्पड़ मार रखी है। 2-3 बच्चों को इसने मार के भगा रखा है। इसने दारू पीकर उनको शायद है और बोतलें निकाल रखे। हमने वीडियो बना रखी इसकी, रोते जा रहे इसके पैसेंजर, फिर उनको लेके जा रहा था वोट कराने के लिए। ये दारू पी के शहर था, वो भी रोते रोते पैसेंजर घर को जा रहे हैं अपने, पता नहीं जा रहे हैं या बैठे हैं वहाँ, कितने लगे उनको कोई पता नहीं। हमारे चंद्रकला है और हम ऑटो में आ रहे थे स्कूल को, तो वहाँ पे कार वाला है, कार वाले ने ऑटो पे मारा, ऑटो छिटक गया, हम ऑटो में से बाहर गिर गए और क्या बोलते हैं वहाँ पे मेरे भाई भी चढ़ गए, बेहोश हो गया और बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ क्या बोलते हैं। क्या हुआ था? एक्सीडेंट। कैसे हुआ था? कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? स्कूल। मेरा नाम सुमित टमटा, हम स्कूल से आ रहे थे और हमें कार वाले ने ठोक दिया और हम कई बच्चे घायल हुए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने चरम पर है। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। वहीं भारी बारिश और संभावित भूस्खलन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा कि अगर कहीं लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनती है तो तत्काल मार्ग सुचारू करने की तैयारी है। किसी भी हाल में आवागमन बाधित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, इलेक्शन के बारे में सीधे कुछ बोलना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कहीं भी रास्ता जहां बंद होगा हम लोग खोलने के लिए सब जगह व्यवस्था किए हुए हैं। जहां भी रास्ता बंद होगा युद्ध स्तर पे वहां पे टीमें लगाई गई हैं और वो काम करेंगी और रास्ते को खोलेंगी। अगर आपका ऋण वसूली से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है तो अब आपके पास इस मामले को सुलझाने का एक सुनहरा मौका है। ऋण वसूली अधिकरण यानी DRT देहरादून में 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां आपसी सहमति के आधार पर ऋण मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ऋण वसूली अधिकरण यानी DRT के रजिस्ट्रार मुकेश कुमार गैरोला ने बताया कि ये लोक अदालत केवल देहरादून ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी जिलों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस लोक अदालत में वो सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनके मामले ऋण वसूली अधिकरण में विचाराधीन है। रजिस्ट्रार DRT मुकेश कुमार गैरोला ने कहा कि आप 1 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऋण वसूली अधिकरण देहरादून में आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार गैरोला, रजिस्ट्रार ऋण वसूली अधिकरण देहरादून। जो आगामी हमारी 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में आपको एक सूक्ष्म संदेश देना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA के निर्देशानुसार माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून DLSA द्वारा ऋण वसूली अधिकरण देहरादून DRT देहरादून डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में 2 अगस्त दिन शनिवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि बताना चाहूँगा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित विवादों या ऐसे मामलों जो अदालत तक नहीं पहुंच चुके हैं को भी सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत का गठन किया गया और जिसके द्वारा जो अवार्ड पारित किया जाता है वह है एक सिविल अदालत की डिग्री के समान माना जाता है। यह अवार्ड जो होता है सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी भी अदालत के समक्ष अपील वर्जित है। इसी प्रकार इस बार जो विशेष लोक अदालत का DRT में आयोजन किया जा रहा है उसके माध्यम से बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त जो ऋण हैं जो NPA डिक्लेयर हो चुके हैं उनकी वसूली से संबंधित वादों को सुलह समझौते के आधार पर इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। ऋण वसूली अधिकरण देहरादून की स्थापना RDDB F&I एक्ट 1993 के अधीन 16 फरवरी 2017 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के अधीन की गई और इस अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण उत्तराखंड राज्य एवं 8 जिले उत्तर प्रदेश के यथा अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं संभल शामिल हैं। जो भी उधारकर्ता एवं उधारदाता बैंक एवं वित्तीय संस्थान सुलह समझौते के आधार पर अपने मामलों को सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा सुअवसर है। अतः इस लोक अदालत में जो 2 अगस्त को आयोजित की जाएगी उससे पूर्व जो भी पक्ष अपने मामलों को नियत कराना चाहते हैं वे 1 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं तथा मामले को नियत करवा सकते हैं और इस अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। 25 जुलाई 2025 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4078 दिनों के निरंतर और सफल कार्यकाल को पूरा करते हुए देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व, अद्वितीय संकल्प और राष्ट्रीय सेवा को समर्पित जीवन की पहचान है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल सकारात्मक सोच, जनसेवा और देश हित की भावना का आदर्श उदाहरण है। उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये कार्यकाल देश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले युगांतकारी बदलावों का प्रतीक बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अब तक देश में प्रधानमंत्री पद को लगातार संजोए हुए हैं और जिस प्रकार से लगातार उनको देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि दूसरे सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से लगातार भारत का जो नाम है उसको पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त देने वाला कार्यकाल रहा है। सकारात्मक सोच से इनकी लगातार सब उनसे जुड़े हैं। लगातार अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनके जो नेतृत्व है उससे दूरदर्शी सोच, उनके संकल्प की पहचान दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से हर भारतीयों को सपने देखने के साथ साथ सपने को किस तरीके से धरातल पर उतारना है उसके भी लगातार कार्य किए हैं। तो कहा जा सकता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है वो काफी अच्छा हमारे भारतवर्ष के लिए रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, विश्व में भारत की अलग पहचान स्थापित हो रही है। उनके नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को नए भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि भारत हर क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आजाद भारत के इतिहास में
प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व देश को प्राप्त होता रहे। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने शासन से जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की संस्तुति की है। उन्हें अग्रिम आदेशों तक आबकारी आयुक्त कार्यालय से भी अटैच कर दिया गया है। ये संस्तुति देहरादून में शराब की दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर की गई ढिलाई, झूठे तथ्य और अधिकारियों को गुमराह करने के गंभीर आरोपों के चलते की गई है। मामले में जिलाधिकारी द्वारा की गई संस्तुति और मुख्य स्थायी अधिवक्ता की टिप्पणी को भी आधार बनाया गया है। राजधानी देहरादून में सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते 27 मार्च को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में 6 शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने की संस्तुति की गई थी। पार्टी की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, वो प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार भ्रष्टाचारी जो अधिकारी या अपने कार्यों में जो लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो और उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार रहेगा न भ्रष्टाचार होगा, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और इसी कार्रवाई के तहत अब तक करीब जो भ्रष्टाचार में कहीं नहीं किसी प्रकार से लिप्त पाए गए अधिकारी या कर्मचारी हैं, करीब 200 से अधिक लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।